गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों हम लोग अच्छा होता और सितार संगीत की रात और अच्छा होता केदारनाथ अग्रवाल को पढ़ लिया। ठीक। और आज हम जो आपके सिलेबस में अभी 2 साल हुए हैं, नया चैप्टर जुड़ा हुआ है शिवमंगल सिंह सुमन का जो युग वाणी है। ठीक। आज हम उसको पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक। और 25 अप्रैल से आपको हिंदी व्याकरण और क्लास 10वीं के हिंदी पढ़ाई जाएगी, तो आप उसको मन लगा के अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक। चूँकि इस बार आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना रहेगा। ठीक। और हो सकता है कि आपको केवल फरवरी या मार्च तक का हो सकता है कि आपको टाइम मिले अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो इसलिए आप इसको एक वीडियो समझ के नहीं, आप इसको अपने एग्ज़ाम की तैयारी समझकर क्लास जो 10वीं का सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो उसको आप अपनी जिम्मेदारी समझ के ये मानकर चलिए कि आप विद्यालय में ही पढ़ रहे हैं और उसका होमवर्क और सभी चीज़ें आप उसको कंप्लीट करेंगे, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटेज और अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण हों। ठीक। तो अभी तो आपका 3-4 दिन ये क्लास 9th का चलेगा, फिर उसके बाद 25 तारीख से आपको हाई स्कूल की क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगी। हाँ, एक चीज़ और, आज से ही आपको इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगी, जो आपको एकदम बिल्कुल प्रारंभ से शुरू की जाएंगी। ठीक। और वो मानकर चलिए कि इंटरमीडिएट लेवल तक, मतलब उसको उस क्लास को क्लास 6 से मानकर चलिए, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए वो होगा। तो जो बच्चे बोर्ड की तैयारी के लिए हैं तो वो ये ना समझें कि उनके लिए क्लास नहीं है, उनके लिए भी ये क्लास रहेगी। ठीक। तो आपको यहाँ से इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण और हिंदी का संपूर्ण जो है आपको गद्य पद्य और जो संस्कृत है वो और पूरा का पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। ठीक। तो आज हम शिवमंगल सिंह सुमन जी को आगे पढ़ते हैं। ठीक। तो देखते हैं, युगवाणी है। हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है, हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं, हर अंकुर की आंखों में कोर समाती है, हर किसलय में अधरों की आभा खिलती है, हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है। ठीक। तो ये आपका क्या है, ये आपका भी 2 साल से, पिछले 2 सालों से ये आपका सिलेबस में जुड़ा हुआ है। ठीक। इसके पहले क्लास 9th के सिलेबस में ये चैप्टर नहीं हुआ करता था। ठीक। तो इसका जो संदर्भ होगा, ये संदर्भ हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के युगवाणी नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। ठीक। तो देखिए सुमन जी वहाँ पर क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। ठीक। तो वो उनका क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि उपनाम या वो सुमन के नाम से ही फेमस हुए हैं। ठीक। तो ये आपका संदर्भ हो गया। अब प्रसंग क्या होगा, प्रसंग यहाँ पर ये होगा कि प्रसंग ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कृषक और श्रमिक, ठीक, कृषक और श्रमिक वर्ग की महत्ता का वर्णन किया है। ठीक। यहाँ पर क्या होगा प्रसंग कि कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में श्रमिक और कृषक वर्ग की महत्ता का वर्णन किया है। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा,
ये हमारा प्रसंग हो जाएगा। अब व्याख्या पर आते हैं। देखिए, हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं। देखिए, कवि कह रहा है, किससे कह रहा है? श्रमिक और कृषकों से, मतलब श्रमिक और कृषक को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं। तो कवि कह रहा है कि मैंने क्यारी क्यारी में तुम्हारे पद चिन्हों को देखा है। ठीक, मतलब वहाँ पर जो आपने परिश्रम किया है, ठीक, खेतों में जाकर, वो आपके परिश्रम, आपकी मेहनत वहाँ पर दिखती है। ठीक, ये चीज़ का है कि हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं। कवि कहता है कि मैंने क्यारी क्यारी में तुम्हारे पद चिन्हों को देखा है। हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है। हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है। देखिए, अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो जब फसलें उत्पन्न होती हैं, ठीक, उसमें जो डालियाँ निकलती हैं, ठीक, तो जो डालियों में नए नए पल्लव निकलते हैं, पल्लव जानते होंगे आप लोग, उसमें जो नई नई पत्तियां निकलती हैं, ठीक, ये अक्सर बसंत के मौसम में आपको देखने को मिलता है। तो कह रहे हैं कि फसलों की डालियों में जो नए नए पल्लव निकलते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इन्हें तुम्हारी मुस्कान मिल गई हो। हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है। ठीक, कह रहे हैं कि जो फसलों में नई नई डालियां निकलती हैं, डालियों में जो नए नए पल्लव निकलते हैं, तो उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन्हें आपकी मुस्कान मिल गई हो। ठीक, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है। अब कवि कह रहा है कि जो हर कांटे हैं, ठीक, जो आपने मेहनत किया है, ठीक, जो आपने वृक्ष उगाए हैं, तो उसमें कुछ वृक्ष ऐसे भी हैं जिसमें कांटे भी होते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि प्रत्येक कांटे का कुछ ना कुछ क्या होता है? गुण होता है, उसका कुछ ना कुछ व्यक्तित्व होता है। तो वही कह रहे हैं कि कवि कह रहा है कि प्रत्येक कांटे का व्यक्तित्व भी क्या है? बड़ा अजीब होता है। ठीक, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है। कह रहे हैं कि प्रत्येक कांटे का जो व्यक्तित्व होता है वह भी बड़ा अजीब होता है। कह रहे हैं कि इसमें किसी न किसी का दुख दर्द झलकता ही है, लेकिन फिर भी क्या है कि तुम्हारी मेहनत हमें क्या करती है? प्रत्येक क्यारी में दिखाई पड़ती है। हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है। और कवि कह रहा है कि ओस, शबनम क्या होता है? शबनम का अर्थ होता है ओस की बूंदें। शबनम का क्या अर्थ होता है? ओस की बूंदें। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर, बच्चियां पूछते हैं कि सर हमारा नाम शबनम है, हमारे नाम का अर्थ क्या होगा? ठीक, तो आज से वो जान ले कि शबनम का अर्थ होता है ओस की बूंदें। ठीक, तो हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है। तो कवि कह रहा है कि ओस की बूंदों को देखकर क्या होती है? जीवन में क्या होती है? प्यास जग जाती है। मतलब कह रहे हैं कि आपकी मेहनत, आपका परिश्रम देखकर क्या होता है? जीवन जीने की आशा बढ़ जाती है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ओस की बूंदें प्रतिदिन क्या होती हैं? उस पर आपकी फसलों पर पड़ती हैं और फिर सुबह होने पर, सूर्य की किरणें पड़ने पर नष्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर दूसरे दिन उस पर ओस की बूंदें पड़ती हैं। तो इसी को देखते हुए, ओस की बूंदों को देखते हुए क्या होता है? जीवन में क्या हुई है? एक प्यास जग गई है, मतलब जीवन जीने की उम्मीद और जग गई है। ठीक, फिर आगे, हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं, हर अंकुर की आंखों में कोर समाती है, हर किसले में अधरों की आभा खिलती है, हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि हर सरिता, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था सरित, ठीक, तो किसका पर्यायवाची है? नदी का पर्यायवाची है। तो प्रत्येक नदी की क्या है? लचकीली लहरें, मतलब जो उठती हुई लहरें हैं, जो तरंगे हैं, वो क्या करती हैं? डसती हैं, मतलब मन को डस लेती हैं। अब यहाँ मन को डस लेने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि मन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। ठीक, ये यहाँ पर भाव होगा। देखिए, हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं। कवि कह रहा है कि प्रत्येक नदी की उठती हुई लहरें मन को डसने लगती हैं या डस लेती हैं। अर्थात यहाँ पर क्या करेंगे? अर्थात करके लिखेंगे। अर्थात जो नदी की लहरें उठती हैं ये मन पर काफ़ी प्रभाव डालती हैं। ठीक, फिर आगे, हर अंकुर की आंखों में कोर समाती हैं।
अब कवि कह रहा है कि यह जो भी नए नए अंकुर, जो नया अंकुर फूटता है वह भी क्या है, आंखों में कोर समाती हैं। मतलब कह रहे हैं कि वह भविष्य में आने वाली, क्या है, भविष्य में आने वाली कलियों को क्या कर देता है, कोर समाती हैं। देखिए आंखों का कोर, आंखों में समाना, ठीक, ये होता है। कोर मतलब आंखों के किनारे में क्या होती है, वो समा जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ है कि वो जो नए नए अंकुर फूटते हैं वह भविष्य में आने वाली कलियों को अपने में समाहित कर लेता है। ठीक, वो अपने में समाहित कर लेते हैं, समाहित किए रहता है। ठीक, मतलब ये उम्मीद रहती है कि इसमें अंकुरण हो रहा है तो इसमें आज नहीं तो कल कलियां निकलेंगी और उसमें फल उत्पन्न होंगे। तो ये यहाँ पर भाव कवि दे रहा है कि कह रहे कि जो भी नया अंकुर फूटता है वह भविष्य में आने वाली कलियों को अपने आप में समाहित किए रहता है। ठीक, अब यहाँ पर अंकुर क्या है, अंकुर यहाँ पर एक तरीके से क्या है, विकास का प्रतीक है, विकास का प्रतिरूप है। ठीक, मतलब कि अंकुरण होने से ही कलियां आएंगी। ठीक, तो पहला जो विकास की पहली सीढ़ी है वो क्या है, अंकुरण है। यहाँ पर कवि अंकुरण को क्या किया है, विकास के रूप में लिया है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अर्थात अंकुर की आंख क्या है, विकास का प्रतीक है। ठीक, अंकुर की आंख कहने का मतलब क्या है, ठीक, जैसे आप जानते होंगे, जैसे आलू होती है, ठीक, इसमें ऐसे 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 आपको चिन्ह दिखते हैं। तो जब उसको आलू की बुआई की जाती है तो इसको काटते हैं, तो इसी को लेकर काटते हैं। ठीक, इसी को लेकर काटा जाता है। तो ये इसकी आलू की क्या बोली जाती है, आंख बोली जाती है। कारण क्या कि यहीं से नए आलू का अंकुरण होना है। ठीक, वैसे ही प्रत्येक पौधे में, प्रत्येक बीज में भी जो अंकुरण का स्थान होता है उसी को उसकी क्या बोला जाता है, आंख बोला जाता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि जो अंकुर की आंख है वो विकास का प्रतिरूप है। ठीक, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, फिर से देखते हैं कि हर अंकुर की आंख में कोर समाती है। ठीक, कवि कह रहा है कि जो भी नया अंकुर फूटता है, जो भी नया अंकुर फूटता है वह भविष्य में आने वाली कलियों को अपने में समाहित किए रहता है। ठीक, और कवि यहाँ पर कवि प्रस्तुत पंक्ति में क्या कर रहा है, अंकुर की आंख को विकास का प्रतिरूप मानता है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर इस पंक्ति की आप व्याख्या करेंगे। ठीक, चलिए आगे, ये समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा यहाँ पर आप एक दो बार क्या करेंगे, वीडियो को बैक करके या रोक करके आप उसको अच्छे से समझेंगे कि भाव क्या मिला है। फिर आगे, हर किसलय में अधरों की आभा खिलती है। ठीक, हर किसलय, किसलय मीन्स क्या होता है, किसलय मीन्स होता है कली, किसलय मीन्स क्या होता है, कली। ठीक, तो कवि कह रहा है कि हर किसलय, कह रहे कि हर कली में जो लालिमा दिखाई देती है, जो लाली दिखाई देती है वो क्या है, कह रहे कि वह कुछ और नहीं है, वह तुम्हारे अधरों की, अधर मतलब ओंठ, कह रहे कि तुम्हारे अधरों की ही लालिमा प्रतीत होती है। किसके लालिमा की बात की जा रही है, कृषक और श्रमिक के। ठीक, कह रहे कि वो, कह रहे कि वह जो कलियां हैं, कह रहे कि वो कलियों में जो लालिमा दिखाई पड़ रही है, कवि कह रहा है कि वो लालिमा कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे ही होठों, अधर मीन्स क्या होता है, ओंठ, कह रहे हैं कि तुम्हारे ही होठों की क्या है, लालिमा प्रतीत होती है। ठीक, आगे, हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है। और कह रहे हैं कि कलियों का क्या होता है, कवि कह रहा है कलियों का अपना ही एक स्वभाव होता है, जो हवा बहने पर क्या होती है, इधर उधर हिलती डुलती हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये आपका पहला पद था। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको एक बार में न समझ में आएगा वो वीडियो को एक बार और रिपीट करेगा। ठीक, अच्छे से समझेगा। अब यहाँ पर जो काव्य सौंदर्य होगा वो होगा क्या, खड़ी बोली और लक्षण शब्द शक्ति होगी, शांत रस होगा और अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक, तो ये यहाँ पर आपका क्या हो गया, काव्य सौंदर्य हो गया। इतना आप लिखेंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, तब आपकी व्याख्या
कंप्लीट होती है। ठीक, चलिए अब अगले पद्यांश पे चलते हैं, देखते हैं। इतना समझ में आया होगा। ठीक, आगे। अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती हैं। अंतर में इसका बिंब उभरता आता है, चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती है। मैं कैसे इनकी मोहकता से मुख मोड़ूं, मैं कैसे जीवन के सौ सौ धंधे छोड़ूं। दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है, तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ूं। ठीक, यहाँ पर भी आप कृषक और प्रसंग वही होगा, मतलब कवि कृषक और श्रमिक वर्ग की महत्ता का या उनकी विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कर रहा है। तो देखते हैं, अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें। अब देखिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि अंबर, अंबर मीन्स क्या होता है। अंबर के दो अर्थ होते हैं, एक वस्त्र भी होता है और एक आकाश भी होता है। क्या होता है, वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है। तो लेकिन यहाँ पर हमें वस्त्र से कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पर क्या करना है, आकाश के अर्थ में ही लेंगे। ठीक, तो अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, करें कि आकाश में उगते जो सूरज चांद ऐसे मालूम पड़ते हैं कि जैसे सोने और चांदी की फसलें उग रही हों। ठीक ठीक, देखिए यानी कि अंबर में आकाश में उगते सूरज चांद ऐसे मालूम पड़ते हैं कि जैसे सोने और चांदी की फसलें उग रही हैं। ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती हैं, और कह रहे हैं कि खेतों में ज्वार और बाजरे की फसलें क्या हैं, मस्ती में लहरा रही हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मूल भाव क्या है। कवि कह रहा है कि जो खेतों में ज्वार और बाजरे की फसलें मस्ती में लहरा रही हैं, वो ऐसा प्रतीत होती हैं, वो आपके खेतों में, आपके क्षेत्रों में ऐसा प्रतीत होती हैं कि जैसे आकाश में उगते हुए सूरज चांद क्या हैं, सोने और चांदी की फसलें उग रही हों। कहाँ पर, आकाश में। ठीक, इस भाव में ये अर्थ जाएगा। अब आगे देखते हैं, अंतर में इसका बिंब उभरता आता है, चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती है। ठीक, अंतर में इसका बिंब उभरता आता है, करे कि अंतर में मतलब मन में क्या होते हैं, नए नए बिंब प्रदान करता है, मतलब बिंब। अभी आप बिंब विधान के बारे में नहीं जान पाएंगे। ठीक, तो बिंब विधान, प्रतीक विधान, ये सब काव्य के एक बहुत ही प्रमुख अंग हैं। ठीक, तो इसके बारे में चर्चा करना अभी यहाँ पर संभव नहीं है। ठीक, तो आप केवल इतना ही अभी जानते रहें। अंतर में इसका बिंब उभरता आता है, कह रहे हैं कि ये मन को नए नए या मन में नए नए बिंब प्रदान करते हैं। ठीक, चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती है, और कह रहे हैं कि चांद के, कह रहे हैं चांद के क्या होता है, उदय होने पर, चांद के उदय होने पर समुद्र में क्या होती है, जो चांदनी है वो सैकड़ों ज्वार उठा देती है। ठीक, आप जानते होंगे कि चंद्रमा के कारण ही समुद्र में क्या होता है, ज्वार आता है। ठीक, तो ये क्या है, एक भूगोल के विषय का प्रश्न है। ठीक, तो वहाँ पर इसकी चर्चा, या आपका कोई भूगोल का टीचर होगा तो आप उससे अच्छे से चर्चा करेंगे इसमें कि इसका क्या संबंध है। ठीक ना। तो लेकिन जो समुद्र में ज्वार आता है, जो तेज ज्वार उठते हैं, तो वो चांद के ही कारण होता है, चंद्रमा के ही कारण होता है। इसीलिए कवि यहाँ पर कह रहा है कि चांद के उदय होने पर समुद्र में चांदनी क्या होती है, सैकड़ों ज्वार उठा देती है। फिर मैं कैसे इनकी मोहकता से मुख मोड़ूं। कवि कह रहा है कि ये प्राकृतिक दृश्य इतने मोहक हैं। ठीक, कवि कह रहा है कि ये प्राकृतिक दृश्य इतने मोहक हैं कि हम अपने को इनसे कैसे अलग रख सकते हैं, मतलब इनसे मुख कैसे मोड़ सकते हैं, हम इनसे अलग कैसे रह सकते हैं। मैं कैसे जीवन के सौ सौ धंधे छोड़ूं। कवि कह रहा है कि जीवन में अनगिनत क्रियाकलाप हैं, अनगिनत कार्य हैं। ठीक, अनगिनत कार्य करने पड़ते हैं, तो इनसे कैसे दूर रह सकता हूँ। ठीक, कवि कह रहा है कि इनसे कैसे दूर रह सकता हूँ। फिर कह रहा है दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है। कवि कह रहा है कि दोनों मतलब एक तरफ प्रकृति सौंदर्य
और दूसरे तरफ जो जीवन के क्रियाकलाप हैं, जो काम धंधे हैं, उनकी बात कह रहा है। ठीक, यानी कि दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है? कवि कह रहा है कि प्रकृति सौंदर्य और जीवन के जो काम धंधे हैं, दोनों को साथ लेकर चलना कहाँ तक संभव है? क्या इनको साथ लेकर चलना संभव है? ठीक, फिर कह रहा है कवि, तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ू। कवि कह रहा है कि तन का मतलब शरीर और मन का संबंध क्या है? बहुत ही पवित्र है। कह रहा है कि शरीर का और मन का संबंध क्या है? बहुत ही पवित्र है। और कह रहा है कि इस पवित्र बंधन को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। ठीक, कह रहा है कि इस पवित्र बंधन को कैसे तोड़ सकता हूँ। अब यहाँ पर कैसा संबंध है? देखिए, एक चीज क्या है कि कवि कह रहा है कि जो यहाँ पर बात की गई है कि प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन के काम धंधे, तो प्रकृति से क्या होता है? प्रकृति मन को सुख प्रदान करती है। ठीक, प्रकृति क्या करती है? मन को सुख प्रदान करती है। और जो परिश्रम क्या है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। ठीक, प्रकृति क्या है, परिश्रम क्या है, हमारे शरीर के लिए अच्छा है, जो काम धंधे की बात की गई है। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि शरीर को और मन को दोनों को कैसे छोड़ सकता हूँ, अर्थात प्रकृति और काम धंधों को, ठीक, कैसे छोड़ सकता हूँ, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये आपका जो है यहाँ तक क्या है, व्याख्या कंप्लीट हुई। तो आज इतना ही। ठीक, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे और होमवर्क को डेली का डेली कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब आपका 25 तारीख से क्या होगा, हाई स्कूल की हिंदी तो शुरू हो जाएगी। ठीक, आप इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। हाँ, जो काव्य सौंदर्य है, यहाँ पर भी काव्य सौंदर्य आपका जो ऊपर है वही काव्य सौंदर्य यहाँ पर भी होगा। ठीक।